हेलो। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग कंडक्टिविटी कर रहे थे, है ना। करंट हम लोग खत्म कर चुके थे, विद्युत और कंडक्टिविटी का थोड़ा सा बाकी था, थोड़ा सा पार्ट बस उसमें। ठीक है, कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन किस रेट से फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का मतलब हम लोग क्या बोल रहे थे कि करंट फ्लो। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन को ही थोड़ा सा तुमको ये चैप्टर में जो न्यू स्टूडेंट है वो दिक्कत होगा। ये चैप्टर अब खत्म पे है, अब हीट हम लोग नया शुरू करेंगे तो वहां से दिक्कत नहीं होगा। ये अब खत्म पे, अब लास्ट का टॉपिक है तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन को हम के अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग करंट फ्लो बोल रहे थे। तो हम लोग बोले कि भाई हर मटेरियल में एक जैसा तो नहीं फ्लो कर रहा है, कुछ मटेरियल जो है वो ज्यादा अच्छे से करंट उसमें फ्लो कर रहा है, कुछ में करंट नहीं लगता है। ठीक है, घर पे ही हम लोग बोलते हैं कि भाई चप्पल पहन लो, कोई चीज में करंट मारेगा तो करंट नहीं मारेगा। ठीक है, या देह भींगा है अगर तो करंट ज्यादा मारेगा, भींगा देह से मत छुओ स्विच। घर पे ये सब बोलचाल में हम लोग बोलते हैं ना हमेशा। तो इसी चीज से हम लोग को पता चल रहा है ये बात कि भाई किसी चीज में करंट बह रहा है, किसी चीज में नहीं बह रहा है, किसी चीज में ज्यादा अच्छे से बह रहा है, किसी में ज्यादा अच्छे से नहीं बह रहा है। ज्यादा अच्छे से नहीं बह रहा है मतलब क्या ज्यादा है उसमें, रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें। ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टिविटी मटेरियल का या रेजिस्टेंस ज्यादा है पूरा। रेजिस्टेंस मतलब जो रुकावट, जो बोल रहे थे कि करंट के बहने में जो रुकावट है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोल रहे थे। तो किसी में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो करंट नहीं बहने दे रहा है। कोई मटेरियल हो रहा है उसमें करंट बह ही नहीं रहा है, जैसे ये है, इसके अंदर हमको पता है तार के अंदर करंट है, लेकिन ये ऊपर से फिर भी हम छू रहे हैं तो ये हमको करंट नहीं मार रहा है। नहीं मार रहा है क्योंकि ये ऊपर का जो कोटिंग है, जो भी प्लास्टिक कोटिंग है या जो भी चीज का कोटिंग लगाया हुआ है, जिस भी चीज से बनाया हुआ है, उसमें करंट नहीं बह सकता है। और रीजन क्या है, करंट बहने का रीजन क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी के कारण करंट बहता है। तो अब भाई जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है, जिस टाइप के मटेरियल में, उसमें कैसे करंट बहेगा। कितना भी उसमें हम एक्सटर्नल लगाएंगे, बाहर से कितना भी ऊर्जा शक्ति जो भी लगाएंगे, लेकिन उसमें करंट कभी नहीं बहेगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई। जो निगेटिव चार्ज बहेगा तो करंट बहेगा। इस बेसिस पे हम लोग तीन चीज देखे थे। हम लोग सबसे पहले देखे थे कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वैसा एलिमेंट, वैसा धातु जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग कंडक्टर बोल रहे हैं। कंडक्टर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम लोग देखे कि भाई सबसे ज्यादा अच्छा कौन करता है, सिल्वर करता है, फिर कॉपर, फिर क्या, गोल्ड, और लास्ट में चार चीज हम लोग देखे थे। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा करता है तुम्हारा, सिल्वर, फिर कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम, इसी ऑर्डर में। ठीक है, ये ऑर्डर भी पूछे हुए हैं, सबसे ज्यादा कौन है ये भी पूछे हुए हैं। ये सबसे भी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ये सबसे बनता है तुम्हारा बीपीएससी का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़े कि भाई इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, जैसे ये जो बाहरी परत है ये जो है ये नॉन कंडक्टर है, जो कि जिसमें करंट नहीं बहेगा। नहीं बहेगा ऐसे मटेरियल क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये तो बहुत बेसिक सा बात है। फिर एक चीज पढ़े कि भाई एक तो है कि जिसमें बह रहा है तो वो हो गया कंडक्टर, एक जो है जिसमें नहीं बह रहा है बिल्कुल, उसको बोल रहे हम लोग इंसुलेटर। एक इन दोनों के बीच में है जो थोड़ा बहने दे रहा है, सेमी कंडक्टर। इसी पे थे हम लोग लास्ट क्लास में जब हम लोग का क्लास खत्म हुआ था। सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसको हम लोग बोले कि भाई उसमें ऐसा धातु जिसमें बाहर से कुछ इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी मतलब क्या हुआ कि जो प्योर है, जो सब्सटेंस है वो मतलब एकदम उसी चीज का बना हुआ, उसमें बाहर से कुछ दूसरी चीजों को, दूसरी मात्राओं को उसमें ऐड किए, या उसके टेम्परेचर को अप डाउन करने से जो उसमें है थोड़ा कंडक्शन आ जाता है, उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर जो है बहुत यूजफुल चीज है भाई। इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो हमको पता है कि हमको कंडक्टर चाहिए, तार में तुमको अच्छा तार चाहिए कि भाई बिजली अच्छे से बहे। ये जो बल्ब जल रहा है इसमें हमको सेमीकंडक्टर तो नहीं ना चाहिए कि भाई अच्छे से बिजली नहीं बहने दे। या तो हमको कंडक्टर चाहिए जो तार है वो वापस डायरेक्ट हमको बिजली भेजे मेरे पंखा में, और या इंसुलेटर चाहिए कि उसको कवर कर दे कि भाई हाथ लगे तो मरिए नहीं जाए आदमी। ठीक है, ये दो चीज चाहिए, लेकिन इसमें तो सेमीकंडक्टर का कोई काम नहीं है। तो फिर ऐसे मटेरियल का क्या काम आता है, ऐसे मटेरियल का आईटी इंडस्ट्री जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है, इसमें बहुत सारा काम होता है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, सेमीकंडक्टर, इसीलिए आईटी हब जो है हम लोग का, वो हम लोग का क्या है, बैंगलोर है, जिसको हम लोग सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं क्योंकि सिलिकॉन एक बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर है, तो उसका नाम सिलिकॉन वैली है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई सिलिकॉन वैली कौन सा है, इंडिया का, तो वो है तुम्हारा
बैंगलोर, क्योंकि वहां पे क्यों ये नाम पड़ा ये समझ रहे हो, वहां पे सेमीकंडक्टर का यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट का वो होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का बहुत सारा डेवलपमेंट होता है, इसीलिए उसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर में हम कुछ लिखवाए भी थे क्या, कहां तक लिखवाए थे हम? एग्जाम्पल ये लिखवा दिया था कि मैटर वैसा धातु जिसका कंडक्शन जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच है, उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, उसमें एक फिर एग्जाम्पल हम लिखवाए थे, लिखाए थे ना सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल, ये भी लिखवा दिए थे, डोपिंग वाला वर्ड लिखवाए थे। ये जो हम किसी मटेरियल में इंप्यूरिटी डाल रहे हैं उससे वो मटेरियल क्या बन जा रहा है, सेमीकंडक्टर बन जा रहा है, और उस मटेरियल में जो इंप्यूरिटी डालना है उस डालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। ठीक है, ये डोपिंग बहुत ये कॉमन वर्ड है, ये बहुत सुने होंगे डोपिंग। डोप टेस्ट भी हम लोग सुनते थे, जैसे वो होता है ड्रग टेस्ट को डोप टेस्ट भी बोलते हैं, तो डोपिंग वहीं से वर्ड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका एग्जाम्पल देखे कुछ जर्मेनियम, सेलेडियम, सिलिकॉन और कार्बन, ये 4 देखे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे कुछ। नेक्स्ट है इसी में चौथा टाइप हो गया सुपर कंडक्टर। सुपर मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज बोलते हैं ना, डायलॉग है ना, सुपर से भी ऊपर, बहुत अच्छा, मतलब एक्सेसिव अच्छा। कोई भी सुपरमैन सुनो ना, कोई भी चीज बहुत अच्छा होता है तो उसको हम लोग सुपर बोलते हैं। तो कंडक्टर तो नॉर्मल कंडक्शन, सुपर कंडक्टर मतलब अथाह, मतलब इमेजिनेशन से बाहर बिजली, उसमें लॉस नहीं होगा, रुकावट नहीं होगा, और बहुत अच्छा उसमें कंडक्शन होगा। तो जब बहुत अच्छा कंडक्शन होगा तो मतलब क्या कम नहीं रहेगा? कंडक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी बहता है उसको कौन रोकता है? रेजिस्टेंस रोकता है। तो मतलब ऐसा वायर, ऐसा मटेरियल, ऐसा चीज जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी को कोई रोकने ही वाला नहीं हो, एकदम सुपरमैन की तरह वो इलेक्ट्रिसिटी बहे, तो उसको हम सुपर कंडक्टर। तो वहां पे क्या नहीं होगा? नो रेजिस्टेंस। ठीक है, अब भाई ऐसा चीज मिल जाए जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, जिसमें रुकावट नहीं है, तो बहुत अच्छा चीज है। मतलब ऐसा अगर मिल जाए तो मेरा लॉसेस बहुत कम हो जाएगा। रोकने से मेरा लॉस हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी जितना रोक रहा है उतना ज्यादा मेरा लॉस हो रहा है, उतना बर्बादी हो रहा है। किसके टर्म में बर्बादी होता है? क्या क्या बर्बादी? हम लोग हीट के टर्म में बर्बादी होता है, मेरा करंट का जो हीट निकलने लगता है वायर से। ठीक है, तो उससे मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा सुपर कंडक्टर मिल जाए जिसमें कि कोई रेजिस्टेंस नहीं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सुपर कंडक्टर किसी को भी बनाने के लिए उसका जो टेम्परेचर है मटेरियल का, कुछ ही मटेरियल सुपर कंडक्टर बन सकता है, और वो टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत कम टेम्परेचर पे, माइनस में, मतलब -150 -200 डिग्री सी पे वो सुपर कंडक्टर बनता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम आ जाता है कि सुपर कंडक्टर हम लोग डेली यूज में, ये वायर में जो है ये कंडक्टर क्यों यूज कर रहे हैं, सुपर कंडक्टर यूज करते हैं। अभी हम लोग बोले कि सेमीकंडक्टर का वायर में कोई काम नहीं है, ये बात समझ गए। लेकिन सुपर कंडक्टर का तो भाई बहुत काम है, बहुत अच्छा होता है ना कि भाई एकदम बिजली बिना रुके आता, मेरा बिजली बिल जो है वो कम हो जाता, क्योंकि रुकावट नहीं रहता तो लॉसेस कम रहता। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए, किसी चीज को भी सुपर कंडक्टर बनाने के लिए कि रेजिस्टेंस नहीं हो, रुकावट नहीं हो, टेम्परेचर को बहुत कम कर देना पड़ता है। इसका एक लॉजिक भी हम समझाते हैं। लॉजिक क्या होता है कि जब कोई भी एटम होता है, एटम होगा, कोई भी चीज जो है बहुत सारे एटम से बना हुआ है, अणु जिसको बोलते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पढ़े थे ना हम लोग, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और बाहर में चारों बगल इलेक्ट्रॉन होता है। ये एटम जो है जब भी इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करता है, ये आपस में वाइब्रेट करते रहता है। वाइब्रेट मतलब ऐसे हिलते रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अपने सेंस में सोचो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आदमी एकदम हो जाता है, एकदम हो जाता है ना, एकदम रुक जाता है। ठीक है, तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, जो वाइब्रेशन है, टेम्परेचर जैसे जैसे घटाते जाओगे वो वाइब्रेशन कमते जाएगा। एक टाइम के बाद वाइब्रेशन इतना कम जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है उसको मेरा एटम जो है, जो जिस चीज से मेरा बना हुआ है मटेरियल, वो मटेरियल का जो वाइब्रेशन है वो उसको नहीं करेगा। एकदम टेम्परेचर इतना रुक गया कि वो वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। बात समझे? ये बात थोड़ा हम घुस के बताएं, तुम लोग के काम से ज्यादा का बात हम बताए हैं, लेकिन
समझने के टर्म्स में कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए हम बता दिए कि वायर का जो मटेरियल है, कोई भी सामान जो है जिससे करंट बहता है, ठीक है, करंट बहता है तो उसको रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि वो जो करंट बह रहा है, इलेक्ट्रॉन सब जगह से टकराते जा रहा है, मटेरियल के इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, वो मटेरियल का इलेक्ट्रॉन भी आपस में वाइब्रेट कर रहा है, मतलब हिल डुल रहा है, सब हिल डुल रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन बहना चाह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन बह रहा है उसी को तो हम करंट बहना बोल रहे हैं, वो बहने में उसको दिक्कत हो रहा है। टेम्परेचर अगर कुछ कुछ मटेरियल में टेम्परेचर अगर तापमान को अगर बहुत कम कर दें तो वो जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होते जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर घटते जाएगा वैसे वैसे मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का वो धीरे होते जाएगा, और लास्ट में एकदम जो बहुत स्लो कर दे तो जो मटेरियल जो है, जिस चीज से बना हुआ है, जो सामान है, जो मेरा वायर है जिससे करंट फ्लो करवाना है, उसका टेम्परेचर इतना लो कर दे कि उसमें मूवमेंट बंद हो जाए। ये जो वाइब्रेशन है अगर बंद हो जाए तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको क्या होगा? दिक्कत नहीं होगा, मतलब रेजिस्टेंस नहीं होगा। रेजिस्टेंस नहीं होना मतलब करंट बहुत मस्त तरीके से बहुत अच्छे से बहेगा, तो उसी को तो हम लोग सुपर कंडक्टर बोल रहे हैं, समझे? तो यही चीज है। ये अगर नहीं भी पॉइंट समझ में आए, मतलब थोड़ा सा हम अंदर घुस के बताएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारा नहीं बनता है इतना घुसा हुआ, लेकिन फिर भी एक समझाने के लिए हम बता दी कि क्या होता है सुपर कंडक्टर, ठीक है। अब वैसे टेम्परेचर को जिससे नीचे जाने पे हर मटेरियल किसी, हम इतना समझ गए कि बहुत क्या करना पड़ेगा सुपर कंडक्टर बनाने के लिए, बहुत बहुत कम करना पड़ेगा, मतलब बहुत ठंडा या गर्म, ठंडा करना पड़ेगा। तो वैसा टेम्परेचर ठंडा करते जा रहे हैं, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिससे नीचे ठंडा करेंगे तभी ठंडा होगा, वो होगा मतलब सुपर कंडक्टर बनेगा। जैसे हम लोग देखे थे ना लाइट जब पढ़ रहे थे, याद है? तो ऐसे एक एंगल था, ऐसे एक एंगल था रिफ्रैक्शन वाला, लेकिन एक एंगल बढ़ाते बढ़ाते ऐसा आ गया था कि वो टोटल TIR बन गया था, क्रिटिकल एंगल बन गया था। तो वैसे ही टेम्परेचर घटाते घटाते एक पॉइंट पे इतना घट जाएगा टेम्परेचर कि उससे अब नीचे घटाने पे भी सुपर कंडक्टर वो रहेगा ही। तो वैसा टेम्परेचर घटाते घटाते जिसके नीचे वो मटेरियल क्या बन जाए? सुपर कंडक्टर। उस टेम्परेचर को फिर से वहीं से वर्ड हम लोग उठा रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे वहां पे हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको क्रिटिकल एंगल बोल रहे थे, याद है ना? क्या था? डेंसर मीडियम से रेयरर में जब हम लोग जा रहे थे तो जो लाइट है अवे फ्रॉम द नॉर्मल था या टुवर्ड्स द नॉर्मल था? अवे फ्रॉम द नॉर्मल था, ऐसे था, ठीक है। ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये नॉर्मल से एंगल है, ठीक है। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा था, ये है लाइट का डायरेक्शन, ये दिख रहा है सबको? ये ऐसे पढ़े थे ना, ये नॉर्मल था, ये ऐसे था, ये एंगल हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था ऐसे, है ना? इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोले थे। मतलब ये ऐसे जा रहा था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाने के बजाय ऐसे चला गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से ये दूर चला गया। ऐसे जाते जाते ये एंगल जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये एंगल बढ़ते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद एंगल अगर हम बढ़ाएंगे तो ये वापस आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो ऐसे एंगल जिसपे कि ये बराबर हो जाए और उसके बाद नीचे चले जाए, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? क्रिटिकल एंगल। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसा टेम्परेचर जहां के जिससे नीचे और चले जाएंगे तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, वैसे टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोल रहे हैं, ठीक है। तो लिखो सुपर कंडक्टर इट इज अ फेनोमेना ऑफ हिंदी में यह एक ऐसी स्थिति है, यह एक ऐसी स्थिति है, इट इज अ फेनोमेना ऑफ एग्जैक्टली जीरो रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हिंदी में ये एक ऐसी स्थिति जिसमें कि रेजिस्टेंस को क्या रुकावट बोलते हो? प्रतिरोध, जिसमें कि प्रतिरोध जो है वो शून्य हो जाए, ठीक है। एंड एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड्स, एंड एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका जो मैग्नेटिक जो चुंबकीय शक्ति होती है, जो चुंबकीय प्रॉपर्टी होती है, वो भी क्या हो जाए? जीरो, ठीक है। occurring in a certain materials,
occurring in certain materials called superconductor. It is a phenomenon of exactly zero resistance and expulsion of magnetic flux fields occurring in certain materials called superconductors. देखिए यहां तक सब, comma, when cooled below a characteristic critical temperature. When cooled below a characteristic critical temperature. मतलब क्या हुआ, ऐसी परिस्थिति जिसमें कि मेरा प्रतिरोध जो है वो और जो मेरा चुंबकीय शक्ति है जो दोनों क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उस चीज को हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और ये तब होता है जब एक क्रिटिकल टेम्परेचर से हम लोग नीचे चले जाएं। वेरी गुड। तो वही लिखवाए हैं हम लोग, इंग्लिश में वही लिखे हैं, हिंदी में उसी को लिख सकते हो जो लोग हिंदी लिखना चाहते हैं। ठीक है। तो अब कहीं क्वेश्चन जैसे हम बता रहे हैं, तुमसे पूछेगा कि भाई सुपर कंडक्टर का क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है या रेजिस्टेंस क्या होगा, 2, 4, 0, 5 ऐसे करके कुछ कुछ ऑप्शन दे देगा। तो या इन्फिनिटी, एक ऑप्शन इन्फिनिटी भी देगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि कंडक्टिविटी जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन रुकावट जो है वो 0 हो जाएगा। रुकावट नहीं है तभी तो भाई बहुत तेजी से बह रहा है। सुपर कंडक्टर मतलब एकदम बहुत तेजी से करंट बह रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई रुकावट को ही, उसी को तो प्रतिरोध को ही तो हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, उसी रुकावट को बोल रहे हैं। तो वो मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मेरा 0 हो जाएगा। और एक बात इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल समझ गए ना कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, कि इससे नीचे जाएंगे तभी होगा, नहीं तो भाई नॉर्मल वायर हम घर पे सुपर कंडक्टर ही बिछा देते, हर जगह सुपर कंडक्टर ही रहता। अगर रूम टेम्परेचर पे ये चीज हासिल कर लेते और ऐसे कॉमन एलिमेंट में अगर ये हासिल कर लेते हम लोग कि मतलब कॉमन जो मतलब आसानी से मिल जाए, वैसे तो हर जगह सुपर कंडक्टर लगा दो। क्यों हमको प्रतिरोध चाहिए या क्यों हमको रेजिस्टेंस चाहिए अपने वायर में। तो ये एक बहुत नीचे टेम्परेचर पे जाने पे होता है, और एक ऐसा टेम्परेचर जिससे नीचे जाने पे होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। सबको समझ में आ गया। ठीक है। इसमें लिखो द टेम्परेचर या वैसा तापमान एट विच रेजिस्टेंस ऑफ अ मैटर, जिसमें कि धातु का प्रतिरोध, ऐसा तापमान जिसपे कि धातु का प्रतिरोध सडनली बिकम्स, क्या बताओ, 0 या 0। सडनली बिकम्स 0, या हिंदी में लिख रहे हो तो अचानक जिसमें 0 बन जाए, इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है। किसी चीज से किसी में बदलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। कि भाई इस स्टेट से उसमें बदल गया, बोलते हैं ना कि भाई आपस में ही बोलते हैं कि भाई लड़का बदल गया, अब जो था कॉलेज के पहले वो नहीं रहा। तो वही मटेरियल जो पहले था मेरे टेम्परेचर के वो अब नहीं रहा। पहले वो रुकावट डाल रहा था करंट को, अब वो रुकावट नहीं डाल रहा है। पहले वो नॉर्मल सा कंडक्टर था, बाद में वो सुपर कंडक्टर बन गया, मतलब क्या हुआ, बदल गया। तो वैसे टेम्परेचर को हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स, सबका एग्जाम्पल इसके साथ दिया हुआ है, टेम्परेचर के साथ दिया हुआ है। ऐसे लिखो, मटेरियल, हर मटेरियल अलग अलग टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बनेगा ना, ये बात समझ रहे हो ना, कि हर मटेरियल एक जैसा तो बिहेव नहीं करता है। अब हम ऐसे सोचो, लोहा को, पानी को हम ठंडा करेंगे तो कितने पे वो बर्फ बनेगा, कितने डिग्री सी पे, 0 डिग्री सी पे। लेकिन हो सकता है मरकरी को ठंडा करेंगे तो वो 0 पे नहीं बनेगा। या हम इस टेबल को जलाएं
तो ये सिंपल आग से मतलब जलाना मत, हम बताने के लिए बोल रहे हैं। ये सिंपल माचिस के आग से थोड़ा सा लगाओगे तो ये जल जाएगा, लेकिन लोहा लेके जलाने जाओगे तो वो जल जाएगा, वो नहीं जलेगा। हर चीज मतलब एक जैसा बिहेव नहीं करता है। कुछ जो होता है ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा वो होता है, कुछ होता है कि कम ही टेम्परेचर पे पिघल जाएगा। वैसे ही कुछ होता है कि कम टेम्परेचर पे, मतलब कम तो होना ही है, लेकिन कुछ उसमें थोड़ा कमी में भी सुपर कंडक्टर बन जाएगा, कुछ और ज्यादा कम करना पड़ेगा तब सुपर कंडक्टर बनेगा। तो इसीलिए जब भी हम सुपर कंडक्टर का बात करेंगे तो साथ में हम उसके टेम्परेचर का भी बात करेंगे, तापमान का। ठीक है, धातु और तापमान। तो पहले में लिखो मरकरी, और उसका टेम्परेचर लिखो, ट्रांजिशन टेम्परेचर कर सकते हो जिसपे बदल रहा है वो 4.2 केल्विन। अच्छा, केल्विन, डिग्री सी और डिग्री एफ, ये अब हम लोग हीट जब पढ़ेंगे ना तो उसमें बताएंगे कि अलग अलग इसका मतलब होता है। ठीक है, और कैसे एक से दूसरे में कैसे जाते हैं ये भी अभी हम लोग पढ़ेंगे जब हीट चैप्टर आएगा। बस इसके बाद हीट चैप्टर ही आने वाला है, तो उसमें हम लोग ये सब समझेंगे। ठीक है, दूसरा लिखो टंगस्टन। जो क्या होता है, क्या चीज बना होता है टंगस्टन से? फिलामेंट ऑफ बल्ब। वेरी गुड। तो टंगस्टन 0.01 केल्विन। ठीक है, फिर लिखो कैडमियम 0.56 केल्विन। एल्यूमिनियम 56। ठीक है, फिर लिखो एल्यूमिनियम 1.19 केल्विन। 1.19 केल्विन। केल्विन मतलब के लिख रहे हो ना सब लोग। फिर लिखो टिन 3.7। ये सब धातु का नाम है, और कौन से टेम्परेचर पे ये लोग क्या बन जाएगा? सुपर कंडक्टर। और वैसे टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल रहे हैं। ठीक है, टिन का लिखो 3.7 केल्विन। टिन टिन। और लास्ट में लिखो लेड, LEAD। इसका हो गया 7.2। इसका मतलब क्या हुआ कि 7.2 से ज्यादा अगर लेड का टेम्परेचर है तो वो क्या है? नॉर्मल कंडक्टर है। और अगर उसको 7.2 केल्विन से भी ज्यादा कम कर दिया उसका टेम्परेचर, या 7.2 डिग्री पे केल्विन पे ले आए, तो क्या बन जाएगा वो? सुपर कंडक्टर। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन जो है ज्यादातर बीपीएससी जो भी कोई भी फिजिक्स पढ़ता है तो वो फिजिक्स के घुसने से ज्यादा उसका क्वेश्चन कैसे से आता है? मेरा एप्लीकेशन से आता है कि भाई यूज क्या आ रहा है तुम्हारे डे टू डे, तुम्हारी जिंदगी में उसको कहां देख रहे हो, आसपास में कहां देख रहे हो। उससे बीपीएससी जनरली ज्यादा क्वेश्चन बनाता है, तो हमको फोकस उस पर करना है कि कैसे वो उसका यूज आ रहा है। भाई सुपर कंडक्टर का डेफिनेशन तुमसे नहीं पूछेगा बीपीएससी, वो पूछेगा कि मैग्नेटिक लेविएटेड ट्रेन जो होता है, जो हवा में हल्का उठ के चलता है, ट्रैक से जो उठ के चलने वाला जो ट्रेन है, वो उसमें क्या यूज होता है, ये ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका सबसे अच्छा यूज है, तुमको याद रखने के लिए बता रहे हैं। जो लोग हिंदी सीरियल अभी देखे होंगे तो देखते होंगे, वो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, सर फटता है, तो एक मशीन में घुसा देता है पूरा आदमी को। जरूर देखे होगे, किसी हिंदी सीरियल सिनेमा में देखे होगे, एक बड़ा सा मशीन रहता है, पूरा आदमी घुस जाता है उसमें। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? MRI मशीन। MRI मशीन में ना MRI कराना है, सर का MRI कराना है, जनरली सर फट जाता है, अंदर का इंटरनल इंजुरी चेक करना होता है कि भाई क्या हुआ है। जैसे एक्सरे होता है, एक्सरे क्या चीज से होता है? उसमें सिंपल एक्सरे से, एक्सरे हमको पता है एक है ना, एक टाइप ऑफ वेव है एक्सरे, तो उसमें एक्सरे में यही एक्सरे करते हैं, इसी के नाम पे एक्सरे है। और जिसका डिस्कवरर कौन था? रॉन्गटन। ठीक है, तो वैसे ही MRI होता है जिसमें कि अंदर का मान लो इंटरनल देखना है, जो पूरा बॉडी घुस जाता है,
वो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मतलब चुंबकीय टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो वो बेसिकली यही सुपर कंडक्टिविटी के कारण ही होता है। सुपर कंडक्टिविटी का ही यूज करके हम लोग एमआरआई करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इसमें लिखो, पहला लिखो एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जो बड़ा समझ गए ना, तो क्वेश्चन हो सकता है घुमा के भी पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है कि सर फटे और इसका आपके अंदर का ब्लड बह रहा है, इसके लिए मशीन जो यूज करते हैं उसमें क्या यूज होता है। या तो डायरेक्ट पूछ लेगा एमआरआई, तो वो तो तुमको पता ही है एमआरआई में क्या यूज हो रहा है, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, दूसरा लिखो, उसी का एक टाइप है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर मशीन। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर मशीन। पहला हो गया एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो जो सर के अंदर का इंटरनल इंजुरी के लिए या बॉडी के अंदर का चेक करने के लिए जो पूरा नहीं घुसाते हैं मशीन में, वो हो गया। दूसरा हो गया तुम्हारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन। तीसरा हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन रिएक्टर्स। फ्यूजन रिएक्टर और फिजन रिएक्टर। ठीक है, फ्यूजन से क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या करते हैं हम लोग। न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत न्यूज में रहता है ना, हम लोग क्या करते हैं उससे, बिजली बनता है उससे। नहीं सुने हो, बहुत सारा न्यूक्लियर रिएक्टर में ज्यादातर हम लोग ऐसे सुनते हैं कि भाई यहाँ पे डिजास्टर हो गया, ये न्यूज ज्यादा, क्योंकि टीवी वालों को वो ज्यादा पसंद है, तो हम लोग ये पूछते हैं कि सुनते हैं ज्यादा है कि यहाँ प्रॉब्लम हो गया। तो जो फ्यूजन टाइप का, एक होता है फिजन जो जिसमें टूटता है एटम और उससे एनर्जी निकलता है, और एक होता है एटम मिलता है आपस में, उससे एनर्जी निकलता है, उसको हम लोग फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। तो वैसे टाइप के रिएक्टर में भी वो होता है। जो सन भी होता है ना, उसमें भी फ्यूजन ही होता है। सन जो है, जो सूरज है मेरा, उसमें भी फ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, फ्यूजन ऑफ एटम ही होता है, जिसके कारण वो बहुत सारा एनर्जी निकलता है। मतलब इतना हमको समझ में आ गया कि फ्यूजन में जो एनर्जी वो है बहुत ज्यादा निकलेगा। ठीक है, न्यूक्लियर का जब हम थोड़ा सा टॉपिक उठाएंगे, जब हम पेरीफेरी वाला आसपास वाला मतलब मेन टॉपिक खत्म करके कुछ कुछ उठाएंगे, तो उसमें फ्यूजन फिजन ये सब भी हम करा देंगे। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन रिएक्टर में भी यूज होता है, और इससे क्या बनाएंगे हम लोग, बेसिकली बिजली। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट लिखो मैगलेव, मतलब हम बता रहे हैं MAGLEV। ठीक है, क्या होता है कि जब हमारा ट्रेन जो ट्रैक पे चलता है, हम लोग का जो नॉर्मल ट्रेन है हम लोग देख रहे हैं ट्रैक पे चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, पहिया जो है लोहा का पहिया लोहा पे चल रहा है। तो कोई भी चीज किसी भी चीज पे चल रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें घर्षण होगा या फ्रिक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं। तो उस फ्रिक्शन से क्या होता है, रुकावट आ रहा है, रुकावट से क्या हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है। तो हम यही चाहेंगे ना कि भाई उस पर नहीं चले, हल्का सा उसके उठ के चले तो ज्यादा अच्छा है। लॉजिकल लग रहा है ना बात, कि अगर ट्रैक पे चलेगा मेरा ट्रेन जो है एकदम सट के चलेगा, तो उसमें थोड़ा रुकावट आ रहा है, लोहा से लोहा टकरा रहा है, उससे मेरा लॉस हो रहा है बहुत सारा। अगर उसको हल्का उठा के चलेंगे तो और तेजी से हम चला सकते हैं। जो मेरा बुलेट ट्रेन है 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो हम लोग बुलेट है, हल्का सा अगर स्लाइटली उठ के उससे चलेगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन उठ के चलने का मतलब ये नहीं कि फेंका के गिर जाए। ठीक है, उसी पे मतलब रहे, उसी लाइन पे ट्रैक पे ही रहे, लेकिन हल्का सा जो एकदम सटा नहीं रहे। तो कैसे हल्का रहेगा, उठा रहेगा और सटा नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ तो चुंबक से रिलेटेड होगा। ये तो समझ में आ रहा है कि भाई चुंबक होता है ना, दो हम लोग बचपन में भी खेलते थे कि एक साइड चुंबक चिपका दो टेबल के और दूसरे साइड चिपका दो, और दोनों आपस में भले नहीं सटा हुआ है, बीच में टेबल है, लेकिन ऊपर वाले चुंबक को मूव करोगे तो नीचे वाला भी मूव होता है। तो कुछ चुंबकीय शक्ति से कि सटे नहीं लेकिन हल्का ऊपर रहे, उसे को हम लोग मैग्नेटिक लेविटेशन बोलते हैं, लेविएशन सॉरी, मतलब कि मैग्नेट चुंबक के कारण जो है हल्का उठा हुआ है। तो इस ट्रेन में भी जो है वो सुपर कंडक्टर का ही यूज होता है ऐसे टाइप के ट्रेन में। तो इसलिए लिख लो मैगलेव इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, लेविटेशन मतलब उठना, हल्का सा उठा हुआ। ठीक है,
लेविटेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैगलेव बोलते हैं। यहां से मैग से मैग्नेटिक बन गया और लेव से लेविटेशन बन गया। मैगलेव इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ magnetic levitation in which trains float, मतलब क्या, रेलगाड़ी जो है वो तैर रहा है एक तरह से, ऐसा ही लगेगा ना। अगर सट का कोई चीज नहीं चल रहा उसमें तो क्या लगेगा, वो उसके ऊपर तैर रहा है, ठीक है। तो इन विच ट्रेन फ्लोट्स ऑन अ गाइड वे using the principle of magnetic repulsion, using the principle of magnetic repulsion। एक होता है अट्रैक्शन, मतलब चुंबक से जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल चुंबक के लाओगे तो आपस में वो लोग क्या करेगा, चिपकेगा, आपस में एक दूसरे के करीब आना चाहेगा। और रिपल्शन मतलब होता है कि नॉर्थ और नॉर्थ को, अगर मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ को ले आओगे या साउथ और साउथ को ले गए तो दोनों दूर जाना चाहेगा एक दूसरे से, लेकिन एक स्पीड ही में दूर जाएगा। तो उसी प्रिंसिपल का यूज करके मैगलेव यूज करते हैं, जो मैग्नेटिक लेविटेशन वाला ट्रेन होता है। और बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, सुपर कंडक्टर का यूज होता है, ठीक है। तो यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर में ये भी पूछ सकता है कि भाई, ऐसे पूछेगा। सो क्वेश्चन क्या बनेगा कि मैगलेव ट्रेन जो है, या आजकल हम लोग न्यूज में देख रहे हैं बुलेट ट्रेन के लिए हम एक नया ट्रैक बिछाना चाह रहे हैं, जिसमें कि चुंबकीय शक्ति ऐसा हम लोग रखेंगे, चुंबकीय रिपल्शन का काम करेंगे, जिससे कि मेरा ट्रेन ऊपर से फ्लोट करे। तो उसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली उसमें क्या डाल रहे हैं, उसमें सुपर कंडक्टर का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिखवा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंडक्टर लिखो। सेरेमिक ऑक्साइड, ठीक है। ये सबसे मतलब लेटेस्टली डिस्कवर्ड जो है, सबसे मतलब नजदीक में जो डिस्कवर हुआ है कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर तो हम किसी को भी बना सकते हैं, मरकरी को भी बना सकते हैं, लेड को भी बना सकते हैं, लेकिन 7.2 केल्विन पे बनाना पड़ेगा, इतना लो टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा, जो रियलिस्टिकली मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन रिसेंटली हम लोग एक सेरेमिक ऑक्साइड डिस्कवर किए हैं कि वो जो है वो मतलब बहुत ज्यादा लो नहीं करना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर को नीचे नहीं जाना पड़ता उसको सुपर कंडक्टर बनाने के लिए। उसको बोल रहे हैं कि सबसे हाई टेम्परेचर वाला जो सुपर कंडक्टर है वो तुम्हारा सेरेमिक ऑक्साइड है, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक लाइटनिंग वाला प्रिंसिपल पढ़े थे, ये टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया, एक दो क्वेश्चंस करा देते हैं, बस ये खत्म हो गया। हम लोग एक जो वो बोले थे कि बिजली नहीं गिरता है घर पे, हम बताए थे ना कि बिजली जो चमकता है, तुम घर के अंदर हो, बिजली अगर तुम्हारी छत पे गिर भी जाए तो तुमको करंट नहीं लगता है। क्यों लगा रहता है, क्या लगा रहता है उसमें, एक लाइटनिंग रॉड लगाते हैं हम लोग, एक रॉड लगा रहता है जो कि बिजली को लेके सीधा कहां डाल देता है, ग्राउंड में, जमीन में डाल देता है। तो वो जो मटेरियल है, जो रॉड का मटेरियल है, वो क्या यूज किया जाता है, वो जो है वो मटेरियल कॉपर होता है। कॉपर क्यों होता है, आयरन क्यों नहीं होता है? जनरली तो लोहा का छड़ होता है हम लोग के घर में, घर का कभी बनते हुए कहीं किसी का तो देखे ही हो, कभी गुजरते हुए दुनिया भर का घर बन रहा है, तो छड़ सब जो होता है वो तो लोहा का होता है नॉर्मल। लेकिन हम स्पेशली जो कंडक्शन के लिए जो बनाते हैं वो हम लोग कॉपर का क्यों बनाते हैं? तो सबसे पहला रीजन कि कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, और उससे ज्यादा मेन रीजन कि
लोहा क्या होता है, लोहा में जंग जंग नाम का चीज सुने हम लोग, तो पानी बाहर रहेगा, उस पर पानी पड़ेगा, धूप पड़ेगा, तो वो ऑक्सीडाइज होकर उसमें जंग जल्दी लग जाएगा, जंग जल्दी लग जाएगा तो उसका जो मटेरियल का जो वो है क्वालिटी है वो खराब हो जाएगा, तो उतने अच्छे से वो बिजली नहीं ट्रांसफर कर पाएगा। हो सकता है कि घर में आने लगे करंट, तुम्हारे नल में आने लगे करंट, कुछ हो जाए वो, तो इसीलिए हम लोग उसमें कॉपर यूज करते हैं कि उसमें जंग कम लगे और कंडक्शन भी अच्छे से हो। ठीक है, तो ये एक लिख लो, लाइटनिंग कंडक्टर, कुछ पॉइंट्स करके ऐसे लिख लो, लाइटनिंग कंडक्टर्स आर मेड ऑफ कॉपर रॉड्स lightning conductors are made of copper rods instead of iron। मतलब कि लाइटनिंग कंडक्टर जो घर के ऊपर लगाते हैं वो कॉपर का बना रहता है आयरन के बदले में, बिकॉज कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा अच्छा कंडक्टर है आयरन से, एंड इट इज नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। वो जो जंग लगता है वो ऑक्सीजन ऐड होने के कारण होता है, जिसको ऑक्सीडाइजेशन या ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। इज नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एक पॉइंट और लिख लो, इट इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ, इट इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट देन आयरन। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ? अगर कोई चीज बैड कंडक्टर है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा से भेज रहा है लेकिन हीट जो है, जो गर्मी है, जो ताप है, रुकावट कम है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, विद्युत के लिए रुकावट कम है, लेकिन ताप के लिए जो है वो अच्छा नहीं है, वो जल्दी गर्म नहीं हो रहा है, तो उसमें हीट एनर्जी नहीं हो रहा है, तो इससे क्या फायदा है हमको? लॉस कम होगा। अभी हम लोग बोले हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बहता है तो क्या होता है, मेरा हीट लॉस होता है। जब इलेक्ट्रॉन जो है, हीट कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन जो मेरा मूव कर रहा है वो एटम से टकराते हुए मूव कर रहा है। जिस भी मटेरियल का है, जिस भी चीज का है, धातु का मेरा सामान है, उसमें बहुत सारा एटम है, कोई भी चीज एटम से बना हुआ है, हम तुम सब चीज एटम से बना हुआ है, तो वैसे ही जो वायर है वो भी मेरा एटम से बना हुआ है। मेरा जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो टकराते जा रहा है, कोई भी चीज टकराएगा तो घर्षण होगा, घर्षण से क्या होगा, हीट होगा, हीट से क्या होगा, लॉस होगा। तो कॉपर में क्योंकि हीट लॉस कम होता है तो इसीलिए उसमें ऊर्जा जो है कम बर्बाद होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसमें ये भी यूज करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लिए। कॉपर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, देयरफॉर, इसमें लिख लो देयरफॉर, ऐसे करके लिख लेना, देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी इज लेस। लॉस ऑफ एनर्जी इज क्या हो जाएगा, लेस। ठीक है, एक बात, एक चीज और रह गया था, किसी भी चीज में लॉजिक से सोच के बताओ, दिमाग से। अभी तक हम लोग पढ़ लिए कि भाई एटम मूवमेंट हो रहा है, ये हो रहा है। किसी नॉर्मल कंडक्टर को अगर हम गर्म करेंगे, अभी जो बात हम बताएं उसी से रिलेटेड है, अभी कोई भी नॉर्मल वायर है, उससे बिजली बह रहा है, अब उसको हम अगर गर्म किए तो उससे, उसमें रेजिस्टेंस जो है, जो रुकावट जो है, जो प्रतिरोध जो है, वो बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों बढ़ेगा? हीट से एटम का जो मूवमेंट है, जो वाइब्रेशन है, वो क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा आपस में, और जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो उसको रुकावट ज्यादा बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी घट जाएगा। ये होता है तुम्हारा नॉर्मल कंडक्टर में। लेकिन सेमी कंडक्टर भाई साहब ऐसे हैं कि ये जिसके उल्टा चलते हैं। हम बोलेंगे कि भाई हम सेमी कंडक्टर अतरंगी चीज ही है, उसमें इंप्योरिटी ऐड किए हैं, कुछ कुछ किए हैं हम लोग, ठीक है, तो वो अतरंगी चीज है। तो उसमें क्या है कि जैसे जैसे उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। अब इसके रीजन में बहुत मत घुसो, लेकिन ये बात याद रखना है। तो इसमें लिख लो, 2 पॉइंट लिख रहे होते हैं ना नोट्स, ऐसे करके बनाना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके। तो पहला पॉइंट ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिसिटी वाला। दूसरा पॉइंट लिखो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, या हिंदी में लिखना चाहते हो तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, या एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, कॉमा द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। हिंदी में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है कंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट लाइन लिखो, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के स्थिति में एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या होगा, डिक्रीजेस, घटता है। ठीक है, यही लिखवाए हम लोग। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। और इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, मतलब घुमा घुमा के इससे काफी टाइप का क्वेश्चन आता है कि भाई लॉजिक से तो अपने दिमाग से चल रहा है कि कंडक्टर में सोचोगे अगर वहां बैठ के तो भाई हीट बढ़ा मतलब मूवमेंट बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है रुकावट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है। तो लॉजिक यहां चल रहा है कंडक्टर में, लेकिन सेमीकंडक्टर में लॉजिक से सोचोगे तो वो फेल हो जाता है, सेमीकंडक्टर में उसका उल्टा होता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या होता है, 0 केल्विन या -70.15 होता है ना डिग्री सी, अभी हीट में हम लोग आएंगे। ठीक है, तो एट 0 टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर is infinity। मतलब क्या हुआ कि जब 0 केल्विन पे जब हम घटा रहे थे, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे रेजिस्टेंस घट रहा था। मतलब टेम्परेचर अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो भाई सब टेम्परेचर घटाते घटाते मैक्सिमम हम लोग कितने पे पहुंच सकते हैं, एब्सोल्यूट जीरो पे, जिसको 0 केल्विन बोलते हैं, या ये डिग्री से में -273.15, ये घटाते तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम क्या होता है, कोई भी चीज बढ़ते बढ़ते सबसे ऊपर कितना जा सकता है, इन्फिनिटी। तो यही बात लिखवाए हम कि लॉजिक से भी सेम पिछले लाइन से ही ये लाइन लिख रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली लिखवा दिए कि स्टेप क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि जैसे जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लोग पहुंच जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो है वो मेरा इन्फिनिटी
हो जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, 0। रेजिस्टिविटी मतलब हुआ कि रुकावट जो है वो इंफिनिटी हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी जो बहने की शक्ति है, करंट बहने की शक्ति को कंडक्टिविटी हम लोग बोले थे, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहीं कॉमा देके लिख सकते हो, कंडक्टिविटी बिकम्स 0। कंडक्टिविटी बिकम्स 0। नहीं समझ में आया? आ गया ना? तो टेंशन में चेहरा लग रहा था, इसलिए हमको लगा समझ। जैसे अभी हम लोग देखें ना कि सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस घट रहा है, मतलब उल्टा होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे तापमान घटाएंगे प्रतिरोध बढ़ते जाएगा। तो भाई घटते घटते कितना, कोई भी चीज सबसे नीचे कितना जा सकता है, 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 जिसको बोल रहे हैं, -273 डिग्री सी। और उस पर क्या हो जाएगा मेरा, जो बढ़ते बढ़ते कोई भी चीज कितना बढ़ सकता है, इन्फिनिटी। तो यही बोल रहे हैं, प्रतिरोध इन्फिनिटी हो गया, प्रतिरोध इन्फिनिटी हो गया मतलब रुकावट इन्फिनिटी हो गया। तो भाई करंट बहने की शक्ति क्या हो जाएगी, 0, जिसको कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और लिखो, ट्रांजिस्टर, एक कॉमन क्वेश्चन है, लिखवा दे रहे हैं, ट्रांजिस्टर कंटेन्स semiconductors such as germanium and silicon। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, हम लोग का कंप्लीट हो गया कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी सारा टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, विद्युत से रिलेटेड सारा टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उससे भी थोड़ा हम पॉइंट्स लिखवा दिए हैं। तो आई होप किसी को भी कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम लोग का फिजिक्स का भी टेस्ट हुआ था ना 2 दिन पहले, कैसा रहा तुम लोग का? हाँ, अच्छा, हिंदी इंग्लिश का दिक्कत हो रहा था वो। हाँ, वो हम हिंदी का वर्ड इसलिए हम यूज करेंगे उसमें। हाँ, ये प्रॉब्लम हुआ हम टेस्ट कर। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम बात कर लेंगे सर। ठीक है, ये अच्छा, हम बोल देंगे, हम बात कर लेंगे सर से कि क्वेश्चन भी इंग्लिश में नहीं। तो फिर क्या होता है ना कि फिर बहुत लोग फिर हिंदी वाले जो है वो उसमें तो प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है ना, हम एक बार सर से बात कर लेंगे इस रिगार्डिंग। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है हम बता रहे हैं कि 50% से ज़्यादा जनता जो है वो इंग्लिश वर्ड भी समझ रहा है, 50% ज़्यादा मतलब 50%, 50-50 पकड़ लो, 50% जो है वो सिर्फ हिंदी वर्ड समझ रहा है, 50% जो है वो इंग्लिश समझ रहा है। कोई बोल रहा है कि कन्वेक्स ही हम पढ़ेंगे, कनकेव कन्वेक्स कनकेव, कोई बोल रहा है उत्तल अपतल पढ़ेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, दोनों जो उत्तल अपतल कर रहा है उसको कन्वेक्स कनकेव समझ में नहीं आएगा, और जो कन्वेक्स कनकेव पढ़ रहा है उसको उत्तल अपतल नहीं पढ़ेगा। ऑल्दो हम पढ़ाने वक्त दोनों यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी पॉसिबल होता है वहाँ पे हम दोनों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो हिंदी वाला है हिंदी में अटेम्प्ट करे, लेकिन हाँ क्वेश्चन टेस्ट वाला में दिक्कत हुआ होगा, जो हिंदी है जो इनको मतलब जो इंग्लिश है उनको दिक्कत हो रहा होगा हिंदी वर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक बार इससे रिलेटेड कोई भी पिछले साल का जितना भी क्वेश्चन है वो दे देना और बना लेना, और जो भी प्रॉब्लम आएगा इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, वो हमको बताना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हीट, या जिसको ऊष्मा बोलते हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है, साथ में। हीट या ऊष्मा, तो हीट क्या होता है, गर्मी जो ये है, तो ऐसा ऊर्जा जो जहां ज्यादा है वहां से कम वाले के पास चले जाए तो उसको हम लोग ऊष्मा या हीट बोलते हैं। ऐसा ऊर्जा या टाइप ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या ऐसा ऊर्जा जहां की दो वस्तु के तापमान में जब फर्क हो तो ज्यादा तापमान वाले से कम तापमान वाले पे बहे, उसको हम लोग ऊष्मा बोल रहे हैं।
ठीक है, हेडिंग डालो हीट या ऊष्मा। पहले हिंदी में लिखवा रहे हैं और इंग्लिश में, जैसे दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, हिंदी में लिखो, ऊर्जा का वह स्वरूप, ऊर्जा का वह स्वरूप है जो दो वस्तु के तापमान, ऊर्जा का वह स्वरूप है जो दो वस्तु के तापमान में अंतर होने पर, जो दो वस्तु के तापमान में अंतर होने पर उच्च ताप से, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रभावित होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले, हीट इज दैट एनर्जी विच ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम, हीट इज दैट एनर्जी विच ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, one system to another system as a result of their difference in temperature। ठीक है, their difference in temperature। समझ में आ रहा है? हीट हो गया ऊर्जा, तुम्हारा ऊर्जा का वह स्वरूप जो दो वस्तु में तापमान में अंतर होने पर उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रभावित होता है। मतलब क्या हुआ बेसिकली कि भाई ऐसा एनर्जी, एनर्जी है एक टाइप ऑफ ऊर्जा है जो कि अगर ज्यादा कहीं है और किसी में कम है तो ज्यादा से कम वाले में फ्लो होता है, उसको हम लोग हीट एनर्जी या ऊष्म ऊर्जा बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह पदार्थ की चालकता पर निर्भर करता है। ऊष्मा का प्रवाह पदार्थ की चालकता पर निर्भर करता है। आगे लिखो, ध्यान रखें, ध्यान रखें, समान तापमान होने पर, समान तापमान होने पर सुचालक पदार्थ, सुचालक पदार्थ अधिक गर्म तथा अधिक ठंडा महसूस करता है। ध्यान रखें, समान तापमान होने पर सुचालक पदार्थ अधिक गर्म तथा अधिक ठंडा महसूस करता है। ठीक है, एसआई यूनिट, जो कंडक्टर हीट, द फ्लो ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन, the flow of heats depends on the type of conductor। The flow of heat depends on the type of conductor। नीचे लिखो नोट में, if the temperature is same, if the temperature is same, more conductor will be more hot and or more cold।
मोर कंडक्टर मत करना। इफ द टेम्परेचर इज सेम बेटर कंडक्टर, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ द टेम्परेचर इज सेम बेटर कंडक्टर इज मोर हॉट और मोर कोल्ड। मतलब क्या हुआ कि जो ये है कि हीट कैसे फ्लो करेगा भाई, यहां से यहां जो फ्लो कर रहा है, ये मटेरियल जो है जिस चीज से बना है उसका जो कंडक्शन पावर है, जो उसका सुचालकता है, कि भाई कुछ चीज जल्दी गर्म हो जाता है, कुछ चीज जल्दी गर्म नहीं होता है। अब डेक्ची चढ़ाओगे, डेक्ची बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन हैंडल वाला तवा चढ़ाओगे तो हैंडल पकड़ोगे तो हैंडल गर्म नहीं होता है। मतलब ऐसा हुआ कि कोई चीज जो है वो हीट को जो है, जो उष्ण ऊर्जा है उसको आसानी से बहने देता है, और कुछ चीज जो होता है वो आसानी से बहने नहीं देता है। तो जो ज्यादा अच्छा आसानी से बहने देता है उसको हम लोग सुचालक बोल रहे हैं, जो आसानी से नहीं बहने देता है वो कम सुचालक हो गया, या इंग्लिश में उसको हम लोग कंडक्टर बोल रहे हैं या नॉन कंडक्टर बोल रहे हैं। अब सेम टेम्परेचर पे, एक ही टेम्परेचर पे हम रख रहे हैं तवा को, लोहा का तवा को रख दिया, और उसी टेम्परेचर पे, मतलब आग पे चढ़ा है, उसी टेम्परेचर पे हम उसी के ऊपर रख रहे हैं वो मेरा जो हैंडल वाला साइड है, जो बना नहीं रहता है काला रंग का, उससे मटेरियल से बना रहता है, उसको रखना है। तो ज्यादा गर्म क्या रहेगा, तवा रहेगा कि ये रहेगा, तवा गर्म रहेगा। तो मतलब जो कंडक्टर है वो ज्यादा हीट रहेगा। तो जो सुचालक है वो एक ही टेम्परेचर पे अगर दो चीज रखे, एक कुर्सी को रखे उसी टेम्परेचर पे और एक तवा को रखे, तो मेरा ज्यादा गर्म जो है सुचालक रहेगा। मतलब ज्यादा कंडक्टर जो है वो सेम टेम्परेचर पे ज्यादा गर्म रहेगा और ये कम गर्म रहेगा। बात समझ में आया? और इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल, जमीन पे कभी मंदिर वंदिर गए होगे, अपना श्यामा मंदिर जाते हो तो धूप में जब जूता खोलते हैं तो वहां पे एक ही सूरज की रोशनी की गर्मी में है, तो मतलब एक ही टेम्परेचर पड़ रहा है। वो जो मैट बिछा रहता है, दरी बिछा रहता है, कई बार वो दरी पे पैर रखो और नीचे पैर रखो, नीचे पैर रखोगे उछलते हुए जाते हैं कि दरी खोजते हैं, और दरी पे उछलते हुए पहुंचते हैं। एक ही टेम्परेचर पे है दोनों, मतलब सूरज की उतनी ही गर्मी दोनों पे है, लेकिन दरी जो है वो कम गर्म हो रहा है और जो जमीन है वो ज्यादा गर्म हो रहा है। मतलब जमीन मेरा सुचालक है या कंडक्टर है, दरी मेरा सुचालक नहीं है। तो यही मेरा हीट का प्रॉपर्टी या ऊष्मा का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट तो हिंदी में सबको पता है सेम ही चीज होता है। ठीक है, एसआई यूनिट इज जूल। लेकिन एक यूनिट और यूज होता है जनरली, अनदर यूनिट इज यूज्ड। ज्यादातर एक और यूनिट यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोरी। ठीक है, जनरली अनदर यूनिट ऑफ हीट इज यूज्ड कॉल्ड कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, लिखो टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी चीज का कितना गर्म है, हम पहले समझा रहे हैं फिर लिखवाते हैं। कोई भी चीज कितना गर्म है और कितना ठंडा है, ये तो हम बोल लिए कि भाई गर्म से ठंडा बहता है, उसको हम लोग बोल रहे हैं ऊष्मा या हीट एनर्जी बोल रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज, भाई अभी जो बात कर रहे थे कि तवा जो है गर्म लग रहा है और वो जो हैंडल है सेम ही वो है, लेकिन वो हैंडल ठंडा लग रहा है। तो कोई भी चीज कितना गर्म लग रहा है या कितना ठंडा लग रहा है, वो उस चीज का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, जो या ताप हो जाएगा। तो हिंदी में लिखो, ताप किसी पदार्थ की ठंडापन या गर्माहट को कहते हैं। ताप किसी पदार्थ की ठंडेपन या गर्माहट को कहते हैं। इंग्लिश में लिखो, टेम्परेचर इज अ थर्मल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर इज अ थर्मल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट which expresses the direction of flow of heat, which expresses the direction of flow of heat। ठीक है, अब हीट जो है वो डायरेक्शन का फ्लो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वही मेरा टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है। तो बेसिकली कहां से कहां हीट फ्लो करता है, अगर एक गर्म चीज रख लो, एक ठंडा चीज रख लो, मान लो दूध का बर्तन, जब मेरा दूध गर्म हो जाता है, खौल जाता है, उसको उठा के हम लोग टेबल पे रख देते हैं। टेबल तो नॉर्मल रहता है, उस पर हम रख दिए, बाद में डेगची जो है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और जहां पे रखा हुआ है दूध उठाओगे तो वो क्या जाता है, गर्म हो जाता है। मतलब गर्म से ठंडे की ओर बहता है टेम्परेचर, हीट। तो टेम्परेचर ज्यादा ताप से कम ताप की तरफ जो है मेरा
ऊष्मा बढ़ता है, या हीट जो है मेरा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो इसको लिखो, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम, अब जो बात समझ में आ रहा है उसको तो हिंदी इंग्लिश नहीं ना करें, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम सब्सटेंस ऑफ हायर टेम्परेचर, substance of higher temperature to substance of lower temperature। ठीक है, हीट ऐसे होता क्यों है, कोई भी चीज गर्म क्यों होता है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्शन में पढ़े थे कि गर्म क्यों होता है कोई भी चीज, जब इलेक्ट्रिसिटी बह रहा है कोई भी चीज हो रहा है, गर्म कैसे होता है, गर्मी कैसे होता है। ऐसे ही मान लो हाथ में जब जाड़ा में हमको ठंडा लगता है तो क्या करते हैं, हाथ से हाथ को रगड़ते हैं, तो मतलब घर्षण या टकराव से होता है। तो वही चीज है, कोई भी मटेरियल गर्म क्यों होता है, उसमें जो मूवमेंट होता है, एटम का जो मूवमेंट होता है अपने जगह पे, जब बाहर से हम उसमें हीट एनर्जी डालते हैं तो उसमें मूवमेंट, एटम का जो मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है, आपस से ऐसे 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 वाइब्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, उसी के कारण जो है ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, या हीट एनर्जी उसी के कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट या मापने, टेम्परेचर ताप को मापने। थर्मोमीटर, इसमें लिखो, थर्मोमीटर इज एन apparatus थर्मोमीटर इज एन, हिंदी में थर्मामीटर उसको लिखते हैं, म आकार ऐसे करके लिखते हैं, थर्मा दीर्घ होगा, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, समझ गए ना, ये है दीर्घिकार मीटर। इंग्लिश में तो पता है सबको, थर्मोमीटर, THERMOMETER। ठीक है, थर्मोमीटर इज एन apparatus यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। ठीक है, इसके लिए हम लोग 3 स्केल का यूज करते हैं बेसिकली। सेल्सियस स्केल या डिग्री सी जिसको बोलते हैं, केल्विन स्केल जिसको के बोलते हैं, या फ़ारेनहाइट, पर इसका स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, फ़ारेनहाइट जिसको डिग्री एफ बोलते हैं, नहीं FAHRENH, FAHRENHEIT। ये पता चल रहा है। ठीक है, इसमें लिखो, टू मेजर टेम्परेचर, टू मेजर टेम्परेचर following thermometers are in use, following thermometers are in use। नंबर 1 सेल्सियस या डिग्री सी या ब्रैकेट में सेंटीग्रेड, सेल्सियस या यहां पे लिखा हुआ है सारा, सेल्सियस या डिग्री सी या सेंटीग्रेड स्केल,
नंबर 2 केल्विन स्केल, और नंबर 3 फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल सबको पता है, वैसा स्केल जिसमें कि 0 डिग्री सी, 0 पे जो है वो बर्फ बन जाए या बर्फ से पानी बन जाए, दोनों चीज होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 0 पे ही बर्फ भी बनता है, अगर पानी है तो वो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ है तो वो पानी बन जाएगा। वैसे और 100 डिग्री से पे वो पानी है तो वो भाप बन जाएगा। वैसे स्केल को हम लोग सेल्सियस स्केल बोलते हैं, जहां की 0 और 100 होता है। इसी में अगर केल्विन स्केल में अगर 273, एक्चुअल 273.15 होता है, लेकिन हम लोग यूज करते हैं 273। अगर इसी में 273 ऐड या जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा तुम्हारा केल्विन स्केल। मतलब कि उसमें ये बन रहा है क्या, गर्म कितने पे बन रहा है, 0 प्लस, सॉरी मतलब जम कितने पे रहा है, 0 प्लस 273, मतलब 273 पे जम रहा है। और भाप कितने पे बन रहा है, 100 प्लस 273, मतलब 373 पे पानी भाप बन जा रहा है। तो वैसे स्केल को हम लोग केल्विन स्केल बोल रहे हैं। और तीसरा होता है मेरा फ़ारेनहाइट स्केल, जिसमें कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है मेरा पानी जो है बर्फ बन जाता है, और 212 पे जो है पानी जो है वो मेरा भाप बन जाता है, उसको हम लोग फ़ारेनहाइट बोलते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारा कहां से आता है बेसिकली, कि भाई दे देगा तुमको डिग्री सी में इतना टेम्परेचर है, उसको बोलेगा केल्विन में कर दो, केल्विन में इतना है उसको बोलेगा कि फ़ारेनहाइट में कर दो। इन तीनों के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अगर डिग्री सी से केल्विन में करना है तो क्या हो जाएगा, T प्लस 273, और डिग्री सी में सब हम लिखवा देंगे। डिग्री सी में से अगर F में करना है तो F माइनस 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डिग्री सी से डिग्री एफ में करने का। क्वेश्चन तुम्हारा देगा कि भाई 32 डिग्री सी अगर किसी चीज का टेम्परेचर है तो उसका टेम्परेचर कितना फ़ारेनहाइट में है इस स्केल में बताओ। तो क्या करोगे तुम लोग, यहाँ पर 32 लिखोगे और तब इसको सॉल्व करके एफ निकालोगे। ये 9 इधर चले जाएगा, 5 नीचे चले जाएगा, फिर प्लस 32 हो जाएगा। समझ गया ना, मैथ्स के हिसाब से, उस हिसाब से करूंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखो डिग्री सी वाले में लिखो सेल्सियस में, पहला पॉइंट लिखो सेल्सियस, जितना बात बताए थे वो लिखवा देते हैं। सेल्सियस या डिग्री सी या सेंटीग्रेड स्केल, a scale temperature in which a scale temperature in which 0 degree C represents a scale temperature in which 0 degree C represents the melting point of ice, the melting point of ice and 100 degree C represents, and 100 degree C represents the boiling point of क्या, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, नंबर 2 लिखो केल्विन स्केल, on Kelvin scale ice melting point is on Kelvin scale ice melting point is कितना बताओ, 273 K, while the boiling point of water is, while the boiling point of water is 373 K। यहां नीचे ही एक फॉर्मूला लिख लेना, केल्विन इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273
फॉर्मूला लिखना, K इज इक्वल टू डिग्री C प्लस 273, मतलब अगर डिग्री सी में तुम्हारा टेम्परेचर दिया हुआ उसको केल्विन में निकालना है तो उसमें 273 ऐड कर देना, सिंपल। इसीलिए ना बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारा कितना हो गया, 273 हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया तुम्हारा, 373 हो गया। 0 प्लस 273 273 और 100 प्लस 273 373। लास्ट लिखो फ़ारेनहाइट स्केल, ऑन दिस स्केल melting point of ice is, on this scale melting point of ice is हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री F कर देना, मतलब पूरा मत लिखना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फिर नीचे उसी में लिखो रिलेशन बिटवीन डिग्री C एंड डिग्री F, रिलेशन बिटवीन डिग्री C एंड डिग्री F। डिग्री C बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9। ब्रैकेट में है, मतलब टोटल का जो सम आएगा उससे डिवाइड करना है 9 को। 32 के नीचे 9 या F के नीचे 9 नहीं है, पूरे के नीचे 9 है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में ये सब मिस्टेक भी बहुत हो जाता है। डिग्री C बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9। जनरली हमको तो ऐसे याद करने के टर्म्स में हम इसको ऐसे ही याद किए हुए हैं कि डिग्री C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5 बाई 9। अपना अपना याद करने का तरीका होता है, बात बराबर है, एक ही चीज़ है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस भी है, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे इससे रिलेटेड, कैसे कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देते हैं जो तुम करके आना। होमवर्क ये लिखो, पहला क्वेश्चन, if the temperature is 40 डिग्री सेल्सियस, अगर ताप 40 डिग्री C है, देन what is it in Fahrenheit degree F scale या Fahrenheit scale, then what is in degree F scale या Fahrenheit scale। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एट विच टेम्परेचर, कौन से तापमान पे, एट विच टेम्परेचर कौन से तापमान पे द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल एक जैसा होता है। एट विच टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स कोइंसाइड्स, कौन से तापमान पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट
एक जैसा होता है, मतलब दोनों बराबर कौन से टेम्परेचर पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एट व्हाट पॉइंट Fahrenheit temperature is double of centigrade temperature। कौन से बिंदु पे फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस तापमान का दुगुना हो जाता है। कौन से ताप पे फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस तापमान का दुगुना हो जाता है। एट व्हाट पॉइंट द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज डबल ऑफ सेंटीग्रेड टेम्परेचर। लिख लिए दोनों। सबको क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश सबको क्लियर हो गया है।